हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिस में। क्या आपने अपना टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया और सारे चाइनीज़ ऐप भी आप अनइंस्टॉल कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप ऐसा करके पूरे चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं? नहीं सर, आप गलत हैं। सिर्फ चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करके हम चाइना को कभी भी बॉयकॉट नहीं कर सकते। चाइना को बॉयकॉट करना थोड़ा कठिन है। ये वैसा शेर है जो मरा हुआ मांस भी खाता है। मतलब ये वो शेर नहीं है जो खुद मार के मांस खाता है, ये मरा हुआ मांस भी खाता है। अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो अभी जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस वक्त पेंडेमिक अभी भी चल रही है। कोविड-19 के कारण सरकारों ने सब कुछ बंद कर दिया। उस दौरान हमारा जो शेयर मार्केट है, बहुत सारी कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो बहुत कम हो गया, बहुत गिर गया। जिसके बाद आज चाइना का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसने सोचा कि अपना स्टेक बढ़ाते हैं। कहाँ? इंडिया के एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में चाइना का पहले से ही 0.8% शेयर्स है पहले से ही, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको 1% लेके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है जब सबके शेयर्स के दाम ऑलरेडी गिर चुके हैं। मतलब आप सोचें कि आप परेशान हैं कोविड-19 से, लेकिन इनको क्या मौका मिल रहा है? इनको मौका मिल रहा है कि आपके देश का जो कंपनी है उसके शेयर सस्ते हो गए हैं, इसलिए ये खरीद लेना चाहता है। मतलब ऑटोमेटिक एक तरह का गुलामी, इनडायरेक्ट गुलामी। तो क्या ये वो शेर नहीं है जो मरे हुए मांस को खाता है? मतलब ये गिद्ध भी कह सकते हैं आप इस चाइना को, कि इनके लिए सिर्फ इकोनॉमी ट्रैप, मतलब इनके लिए ये डेवलप करें, यही मेन मुद्दा है। दूसरा देश भी पीछे करना पड़े या दूसरे देश को उनके घुटनों के नीचे ले जाना पड़े, इसके लिए इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। कब? जब 17 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो भी बाहर के पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया में, वो अब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। मतलब पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, तब आप वो पैसे किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं। पहले क्या था? पहले कुछ रूल्स थे जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होके जाते थे और कुछ ऑटोमेटिक रूल्स, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता था बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को परमिशन लेना अनिवार्य था, लेकिन बाकी देशों के लिए कोई अनिवार्य ऐसा नहीं रखा गया था। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद, इस प्रेस रिलीज के बाद ऐसा किया गया कि अब हर इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे बॉर्डर रीजन है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, या जो भी देश हैं, अगर वो हमारे देश में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, तब वो जाके हमारे देश के किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखें कि एचडीएफसी कंपनी के स्टेक को खरीदने के लिए चाइना कितना बौखलाया हुआ था, लेकिन सरकार की एक समझदार भरी कदम से रुक गया, नहीं तो एक ट्रैप होता। अच्छा, चाइना का जो बेसिक ट्रैप है वो फाइनेंशियल ट्रैप है। मतलब चाइना हमेशा आपको कर्ज इतना देगा, इतने पैसे देंगे कि आप पैसे के कारण ही लोन में आ जाएंगे। जब आप लोन नहीं दे पाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ये सच्ची बात है। इसको हमें मतलब क्या करना चाहिए? मतलब हमें या हमारे सरकार को, यहाँ पे जरूरत दो लोगों की है, जनता की भी और सरकार की भी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टिकटॉक अनइंस्टॉल करने तक की नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक की है जब हम एक नमक का पैकेट भी अगर खरीदें और ये देखें कि क्या वो भारत में बना है, तभी उसको यूज़ करें, तो ये असली नेशनलिज्म है। सिर्फ टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि चाइना अगर कभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जैसे अगर मान लो आप चाइना को रोक देते हो कि चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चाइना वो प्राणी है कि किसी थर्ड पार्टी से भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट कराएगा। हांगकांग, जापान, किसी भी थर्ड कंट्रीज के जरिए आपके देश में इन्वेस्टमेंट कराएगा और आपके देश के गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा, है ना? पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन से देश से? तो थर्ड पार्टी कंट्री आपके देश में इन्वेस्टमेंट करती ही करती है। जैसे अगर आप कहें पेटीएम, ओला, ओयो, बायजूस, ये सारे ऐप कहने के लिए तो इंडियन ऐप हैं, लेकिन इनमें जो स्टेक्स है 25%, 30% जो शेयर्स है वो सब चाइनीज होल्डिंग ने पकड़ के रखा है। अगर चाइना ने 25% आपके इंडियन कंपनी में पकड़ के रखा है
तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसका एक दमखम आपके इकोनॉमी में बना रहता है। मतलब वो कंपनी बिना उसके अनुमति के तो चल नहीं सकता। तो आपकी इंडियन कंपनी भी उसके इशारों पे चल रही है। तो इस इन्वेस्टमेंट स्पीड को भी थोड़ा कम करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट स्पीड हो सकता है कि हम थोड़े लड़खड़ाएं, हो सकता है कि हम थोड़े गिरे, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट स्पीड को अगर कम नहीं किया तो हम कभी भी संभल नहीं पाएंगे। भारत में सबसे पहले फ़ोन था नोकिया, उसके बाद आया सैमसंग, और आज सबके हाथों में अगर फ़ोन है तो रेडमी, ओप्पो, कूलपैड, जियोनी, ये सारे फ़ोन आखिर किसने खरीदे? हमने खरीदे। ये सारे फ़ोन कौन से कंपनी के हैं? चाइनीज़ कंपनी के हैं। आज भारत में सैमसंग से बिकने से ज़्यादा आज भारत में जितना फ़ोन सैमसंग का नहीं बिकता है उतना Xiaomi का बिकता है। मतलब हम अभी इनका स्ट्रैटेजी ऐसा है कि सस्ता बेचो, मतलब वो चले ना चले लेकिन सस्ता बेचो। अब सस्ता, अभी हम लोग उतने डेवलप्ड कंट्रीज तो है नहीं जो बहुत महंगा फ़ोन अफोर्ड कर पाए, तो हमें जो सब सस्ता मिलता है हम वो खरीद लेते हैं। लेकिन यहीं पे तो सावधान रहना होगा कि हमें जब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की है कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या वो मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है। अगर आप किसी भी तरीके से चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे भारत में रिलायंस फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है और धीरे धीरे वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम और अलग अलग सेक्टर्स में आ रहा है, रिलायंस जियो, मतलब मार्केट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वैसे ही चाइना में भी कुछ बड़े बड़े डायनासोरस हैं जो दूसरों की इकोनॉमी खाने के लिए रेडी हैं, जैसे अलीबाबा, बाइट डांस, टेंसेंट। ये वो फाउंडेशंस हैं, इतने बड़े फाउंडेशंस हैं, अगर ये डायरेक्ट आपके देश में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो किसी और देश के जरिए आपके देश में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आप रीढ़ी बनते हैं उनके, आपको लोन मिलता है तो आप उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वो आपकी पूरी इकोनॉमी को पकड़ सकता है और पकड़ लिया है। तो अभी भी हम ये कर सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको रोक सकते हैं। इनके इस इन्वेस्टिंग प्लान को रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि ये एक बीमारी जैसी हो गई है जो धीरे धीरे फैल गई है और इनके बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने, इनके देशों में फॉरेन कंट्रीज़ ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और पूरा स्टेक, मतलब एक कंट्री में अगर 100 रुपये का एक कंपनी है तो उसमें लगभग 50 रुपये बाहर की कंपनीज ने इन्वेस्ट करके रखा है। अगर उस कंपनी का स्टेक 50% बाहर की कंपनीज का है तो वो कंपनी क्या कभी भी इंडिपेंडेंटली अपने देश के अनुसार चल पाएगी? नहीं। तो स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि कुछ भी करना पड़े लेकिन हम इन कंपनीज को कभी भी एक माध्यम नहीं बनने देंगे शोषण का। और भारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और ये थोड़ा लिमिट है, थोड़ा बाउंडेशन है। लेकिन जब एलएलपी की बात आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात आती है, तब उसके माध्यम से बाहर की कंपनी अपना पैसा पूरे रूप से यूटिलाइज कर सकती है। अभी एलएलपी क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने और आपने मिलकर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म खोला। इस पार्टनरशिप फर्म का पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ये फ्री है। मतलब इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर की कंपनी इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर बाहर की कंपनी इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है तो ऑब्वियसली इसी बात है कि कंट्रोल बाहर की कंपनी ही करेगी और हमें धीरे धीरे कर्जदार बनाएगी। प्रॉब्लम यह है कि हम लालची हैं। हम लालची कब से हैं? हम लालची अंग्रेजों के समय से हैं। हम मतलब कुछ लोग, ये कुछ लोग, अगर कुछ लोग उनको मसाले न बेचने दिए बुलाए होते हैं, कुछ लोग उनको यहाँ नहीं बैठने दिए होते हैं, कुछ लोगों ने उन्हें परमिशन नहीं दिया होता व्यापार करने का, तो अंग्रेज इतने साल शासन नहीं करते। सेम इन चाइनीज़ों को अगर हम कुछ लोग आश्रय न दें, अगर सभी लोग, मतलब एक इंडिविजुअल सिटीजन भी उस चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करे और एक बड़ा बिजनेसमैन भी उस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का बहिष्कार करे, तो ही हम इस चाइना से लड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल सिटीजन को आप कहें कि आप बॉयकॉट करो और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उस इन्वेस्टमेंट को बॉयकॉट ना करें, तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे और इनका जो डेट ट्रैप है वो बढ़ता जाएगा।
अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।